Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to another video and MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास फोर्स एंड मोशन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे वेक्टर्स वाला चैप्टर है और मेजरमेंट वाला चैप्टर जो है ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्स एंड मोशन। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट MCQs है। मेरी कोशिश होगी मैं आपके साथ आज मोर देन 20 MCQs शेयर करूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम हमारे पास एमसीक्यूज है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विल हैव कांस्टेंट डैश एंड वेरिंग डैश। कि अगर एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे हम तो उसके पास उसकी कांस्टेंट क्या चीज़ होगी, उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है वो उसकी वेरी करती है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है आपने वो डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स आपने अप्लाई की, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होती है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के if the distance covered by a particle is zero then we can say about the its displacement कि अगर एक पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बोलते हैं। तो जब डिस्टेंस जीरो होगा तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट है कि द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। जो ग्राफ होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही तो क्या होगा कि हमें पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो ये हमारे पास न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो हमारे पास सीन ये होगा कि जो बॉडी होगी जिस कंडीशन में वो मूव कर रही है वो उसी कंडीशन में मूव करती रहेगी। और अगर वो कांस्टेंट मतलब यहाँ पे मूविंग बॉडी की बात हुई है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है उसको स्टॉप करने के लिए तो इट विल कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट इसके मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद इन यूनिट टाइम हम किसके कहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास के a body covers displacement of 10 meters towards north and return back to its original 10 covering 10 meters towards south the total displacement is। अब वो कह रहे हैं कि पहले उसने नॉर्थ तक सफर जो है 10 मीटर का किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसने की। और फिर उसके बाद उसी बॉडी ने जो है 10 मीटर साउथ तक किया। तो अब जब हम लोग अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि जैसे अब अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा जीरो, ठीक है। क्योंकि उसने नेट डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है वो जीरो होगी क्योंकि उसने नॉर्थ भी कवर की है, फिर अगेन उसने 10 मीटर जो है वो साउथ, अगेन वो वापस आया अपनी डायरेक्शन पे जितना उसने कवर किया था। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर हम देखें तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की जो है डेफिनेशन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास की वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक मूविंग बॉडी का, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। तो ये हमारे पास है और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो भी यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें बेसिकली ये है हमारे पास की वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल वेलोसिटी वैल्यू इज जीरो और एंड द मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या होगा कि इट मीन्स कि ये जो है इस अपनी अपने ओरिजिन से जो है पास कर रही है। नेक्स्ट है कि अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट का कब हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है a slope of distance time graph will always be।
तो जो स्लोप होता है मैक्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो स्लोप बनाता है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर particular movement moving on a straight line shown in the figure, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बताना है, हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब इसमें हमने बताना है कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो पार्टिकल है इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। डायग्राम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा जी, तो अगर हम यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन देखें, इसकी जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। कि डेल वी अपॉन डेल टी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करना एंड देन अपॉन टाइम जो है ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैन वॉक फॉर सम टाइम विद द वेलोसिटी v ड्यू टू ईस्ट, ठीक है। देन वॉक्स फॉर द सेम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, द एवरेज वेलोसिटी इज। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, कि जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का इन्होंने स्क्वायर लिया हुआ है, अंडर रूट लिया हुआ है फिर, ठीक है। इनका वेक्टर निकालना है ना, तो 2v स्क्वायर और रेडिकल जो है इसका आ जाएगा। तो जब हम इसको अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी b अपॉन अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम इसमें कंडीशंस देख कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी रैंडम पाथ में अगर हम फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। इसके अलावा जब बॉडी कभी भी मूवमेंट में होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैव इक्वल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जब डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव और जीरो इसके चांसेस होते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी जो है, ये मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसका आंसर है, यहाँ पर क्योंकि इन्होंने वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछी है, तो इट इज इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछी है तो इट विल बी इक्वल और लेस देन 1। अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछते तो फिर मोर देन 1 होता, ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1 और समथिंग इस तरह करके। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है। क्योंकि ज़ाहिर एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, तो उसके बाद ही। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हुई है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास ये हम अगर देखें ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है और ये भी किसी हद तक इंक्रीजिंग है। लेकिन ये है कि ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो होती है ये कांस्टेंट के लिए यूज होती है। फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है अगर इस फॉर्म में हो तो ये डिसेलरेशन होगी, लेकिन अब ये चूंकि इस फॉर्म में है तो ये एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि फोर्स विद यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग वर्क डन कहते हैं ना, तो ये हमारे पास वर्क रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि द सिंबल जी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमने बताना है कि
कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जी इज ग्रेविटी, अब उन्होंने कहा है इट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो ये हमारे पास जी जो है ग्रेविटी नहीं है। जी इज द रेशियो ऑफ वेट एंड मास, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ में से क्वेश्चन है, अ राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ द सडन बिकॉज, ये एक राइडर है, जब वो हॉर्स स्टेशनरी था तब वो बैठा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है, अब वो उसने चलना शुरू किया है अचानक से, तो वो बंदा जो है वो उसके अंदर से ऊपर से उसके ऊपर से गिर चुका है, तो उसकी क्या रीजन है। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देखें, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दैट कीप्स द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट एट रेस्ट, ठीक है, whereas the lower part of the body moves forward with the horse, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Inertia of rest keeps the upper part of the body at rest, whereas lower part of the body moves forward with the horse, ठीक है। ओके, 21st MCQ है हमारे पास, the natural tendency of an object to remain at rest or in motion with a constant velocity, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया है कि अब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कांस्टेंट मोशन में रहेगा, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल स्टैंडिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो द बॉल विल फॉल, कह रहे हैं कि जो एक बंदा है उसने ट्रेन के अंदर खड़ा है वो, ठीक है, उसने बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की है, तो अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जो है ट्रेन मूव कर रही है, तो द बॉल विल फॉल, तो इट विल फॉल इन हिज हैंड, बिकॉज वही बात है कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो बॉल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव करती रहेगी, तो वो कांस्टेंट उसके हाथ पे आके वापस गिर जाएगी। The very next MCQs is which one of the following best describes the inertia, तो इनर्शिया जो है हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहेगा तो वो रेस्ट पर ही होगा, और अगर इन द मोशन होगा तो इट विल रिमेन इन द मोशन, तो दिस इज द इनर्शिया। तो ऑप्शन बी अगर हम देखें यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया सैटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे वही बात हो रही है तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगेन वही बात बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि इनर्शिया में से inertia of an object is quantitative measure of its, तो अब quantitative measure of its mass, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ में से हमारे पास, क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, सेकंड लॉ में से हमारे पास आ गया कि न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है ना, तो यहाँ पे फोर्स का रिलेशन गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्स हमारे पास गिवन है 100 डाइन्स, और मास हमारे पास गिवन है 5 ग्राम फॉर 10 सेकेंड्स, और टाइम की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू देखें तो फोर्स इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास एफ अपॉन एम आ जाएगी, दोनों को हमने डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वैल्यूज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर्स में ही पूछा गया है, डाइंस में पूछा तो आप सेंटीमीटर्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, mass accelerates uniformly with the resultant force acting on it, तो अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने कि एक मैस है उसके यानी जो एक मैस एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, और इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, तो उसकी रिजल्टेंट जो है वो भी कांस्टेंट होगी, जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर ऑफ मास 3 multiply 10 raised to power 3 kg raised vertically with a constant speed of 2, अब हमने इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, तो अगर उसका मतलब मास इतना है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो
रिजल्टेंट क्या आएगी, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है उसकी नेट फोर्स हमेशा जीरो रहती है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इसका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट है a body moving with the momentum 100 kilogram meter per second, what is the magnitude of force required to stop the body in 25 seconds? तो इसको स्टॉप करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 4 न्यूटन है। और इसका सोल्यूशन अगर हम देखना चाहें, क्योंकि फोर्स जो होता है ये बेसिकली हमारे पास मोमेंटम अपॉन टाइम है, ठीक है। मोमेंटम और टाइम को डिवाइड किया, हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इसके इक्वल फोर्सेस एफ एक्ट्स अपॉन, एक सेकेंड, एफ एक्ट्स अपॉन आइसोलेटेड बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडीज है ए और बी और इक्वल फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो मास जो है बी का 1/5 टाइम्स देन दैट ऑफ ए, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज, आपको मास गिवन है बी का और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ए से उसका 1/5 टाइम्स जो है वो मैग्नीट्यूड है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर इक्वल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा एक्सेलरेशन का। अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि ए इज इक्वल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो होगा A1/A2, M2/M1। तो दोनों का हमने वैल्यूज पुट कर दी और इसमें हमारे पास m की वैल्यू जो आ गई इट इज 1/5। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है if the 100 grams mass having 32 ft per second square then its force is, आपको मास भी गिवन है, आपको उसका जो है वैल्यू भी गिवन है इन केजी। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, मास की वैल्यू केजी के अंदर कन्वर्ट की 0.1 वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कन्वर्ट की तो हमारे पास 9.8 आ गई, ठीक है। सो द फोर्स इज 0.98 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन जो होता है हमारे पास वो 10⁵ डाइन के होता है इक्वल, तो अगर हम लोग इतने न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बहुत ही छोटा सा यूनिट आ जाएगा, तो इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका नॉन आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉल वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है और अपॉन टाइम करना है। तो इसमें हम लोग अगर देखें, जब हमने बॉल ऊपर वर्टिकली थ्रो की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, ठीक है। और इसके अलावा उसकी फाइनल वेलोसिटी से जब हमने माइनस किया और अपॉन टाइम किया तो हमारे पास -9.8 वैल्यू आ गई, ठीक है, -9.8। क्योंकि हमने अपवर्ड का करना है, तो अपवर्ड अगर जाएगा तो वो माइनस में वैल्यू होती है और अगर वो डाउनवर्ड का आपसे पूछेंगे तो आपने हमेशा उसमें पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको टिक करना है। नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होता है जी, न्यूटन सेकंड जो है हमारे पास, क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास फोर्स अपॉन टाइम के इक्वल है, तो ये न्यूटन सेकंड जो है पावर का फॉर्मूला है, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ मास हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कि अगर एक मास है उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। अब फोर्स भी उसके ऊपर क्या होगी कि कांस्टेंट होगी लेकिन जीरो नहीं होगी वो कभी, ठीक है। इट इज अ कंडीशन जिसमें हमने याद रखना है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक चीज की तो उसकी फोर्स जो है अप्लाइड ऑन इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। नेक्स्ट इज के swimming is possible on account of, so we know that we are studying the Newton third law of motion, so basically here comes the Newton's third law of motion. Next is which one of the following is not true,
So if we check on the sentences, it is the action and reaction having same nature. No, opposite nature होती है, तो ये statement तो गलत है. Action and reaction have same line of action, or action and reaction never act on same body, and action and reaction cannot cancel each other. तो अब अगर हम ऑप्शन बी देखें, ये हमारे पास करेक्ट, ठीक है, कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो सेम बॉडी के ऊपर ही होता है, ठीक है. इसके अलावा जो है इट इज़ नॉट सेम इन नेचर. और इसके अलावा ऑप्शन बी जो है वो एक्शन और रिएक्शन हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. तो ये हमारे पास कुछ न्यूटन के लॉ के मोशन थे, सॉरी न्यूटन के जो कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं. न्यूटन के लॉ के मोशन नहीं है, एमसीक्यूज थे हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. नेक्स्ट है कि व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, इट हैपेंस ड्यू टू. तो ये क्यों हम इसकी वजह से हर्ट होते हैं, तो ये उसका रिएक्शन होता है कि अगर हमने एक स्टोन को हिट किया अपने पाँव से, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास उसका रिएक्शन आ जाता है, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट है इसके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कोरिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, आपने वो गन बुलेट वाला जो होता है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, उससे आपने याद रखना है. A cricketer hits 4 runs when the middle of the bat hits the ball. This is an example of Newton's third law of motion. ठीक है. Again, next is हमारे पास कि all statements are correct about the Newton's third law of motion except. तो इसमें हम देखें तो forces have equal magnitude, ये तो सही है. Both have opposite direction, ये भी सही है. Both are applied on different bodies, ये भी सही है. Both are applied on same body, तो ये हमारे पास गलत है. ठीक है, ये हमारे पास थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एमसीक्यूज. अब हम लोग चलते हैं मोमेंटम के एमसीक्यूज की तरफ, और मैं आपसे मोमेंटम के एमसीक्यूज शेयर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह ताला इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होते हैं तो आप मुझे, मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, मैं आप लोगों के साथ ये लाजमी शेयर करूंगी. अच्छा जी, नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अगेन वही बात आ गई है हमारे पास, किसका है ये हमारे पास, सॉरी न्यूटन सेकंड जो है वो पावर का भी है और लीनियर मोमेंटम का भी है. ठीक है, अच्छा जी. नेक्स्ट है कि द rocket's motion in space is according to the law of gravitation, law of conservation of momentum. The particle of mass, the particle of mass has momentum p, ठीक है. Then its kinetic energy is, तो अगर इसकी kinetic energy हम निकालना चाहें, इस वैसे तो इसका ऑप्शन डी है, लेकिन अगर हम इसकी kinetic energy निकालना चाहें तो हमारे पास कैसे आएगी. kinetic energy जो है इट इज p स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि mv स्क्वायर होता है ना, तो ये p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या है, डी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इज a shell explodes and many pieces fly in different direction, the following is conserved. तो इसमें से कंजर्व कौन सी चीज़ है, इसमें से जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती. नेक्स्ट इज इफ p is the momentum of an object of mass m, then the expression p square has same unit as. तो अगर p मोमेंटम है, m mass है, और एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह है, ठीक है. तो हम अगर इसमें हम लोग मोमेंटम का पुट करें, सोल्यूशन देखें, पी स्केयर जो है वो हमारे पास 2m के इक्वल है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी के बोथ हैव सेम यूनिट्स एज एनर्जी. Next is a body is moving with the momentum 100 kilogram meter per second. What is the magnitude of force required to stop the body at 25 seconds? तो इसका हम लोग अगर देखें तो ये momentum upon time है, अगेन वही MCQs रिपीट हुआ है. 4 न्यूटन इज द आंसर. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो हमें पता है कि मोमेंटम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी है.
तो आज के लिए इतने एमसीक्यूज काफ़ी थे आई थिंक। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मज़ीद बाकी के चैप्टर्स है। अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कंप्लीट सेट सेंड करूँगी विद इन अ शॉर्ट रेंज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।